हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में अपने व्यस्त होंगे। बच्चों, वर्ष 2025 के लिए साइंस का वीवीआई प्रश्नों को आपके बीच लेकर आए हैं। तो बच्चों, देर ना करते हुए हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं फिजिक्स से। और फिजिक्स से ये पहला प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला नंबर प्रश्न बनता है कि प्रकाश क्या है। बच्चों, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश से क्या तात्पर्य है, इन सभी तमाम जैसे प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंतर्गत होने वाला है। तो देर ना करें, ये है एक ब्रह्मास्त्र और इसमें आपको प्रत्येक टॉपिक को क्लियर कराया जाएगा। बच्चों, प्रकाश वह भौतिकी कारक होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अगर बोलिएगा सर कि इसका दूसरा परिभाषा आप बताओ क्या होगा इससे भी आसान, तो बोल दीजिएगा ना बच्चों कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसकी सहायता से आप किसी भी वस्तु को देखते हैं या देखने की क्षमता प्राप्त करते हैं या देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे अगर हम लोग चलते हैं तो दूसरा नंबर प्रश्न बनकर हम लोग को तैयार होता है कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। बच्चों, आप सोचो कि प्रकाश स्रोत से पहले कुछ भी प्रश्न आता है या नहीं, तो हाँ बच्चों आता है और उसका नाम है किरण। क्या नाम है बच्चों? किरण नाम है। तो प्रकाश जब सीधी रेखा में चलता है तो इसी सीधी रेखा को हम लोग बोलते हैं किरण। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेरी वेल। बच्चों, जब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है ना तो उसे किरण कहते हैं और किरण हमेशा 180 एंगल पे चलता है, 180 डिग्री के कोण पे चलता है। यानी जब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो इसे ऋजु कोण कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बात आता है कि प्रकाश जब सीधी रेखा में चलता है तो इसे किरण कहते हैं, बट किरण के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। ठीक है ना। अब चलिए, किरण पुंज आप जान गए। किरण पुंज का दूसरा नाम क्या है बच्चों? तो किरण पुंज का दूसरा नाम है प्रकाश पुंज। ओके, प्रकाश पुंज नाम है, प्रकाश पुंज। अब बात आता है इस प्रश्न के लेवल को देखो तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। शांति से समझना है, प्रकाश स्रोत का मतलब होता है कि दीप्त, और दीप्त का ही दूसरा नाम है प्रदीप्त। तो चलिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उस वस्तु को हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती इत्यादि। ये सभी है प्रकाश स्रोत का उदाहरण। अब प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव निर्मित। अब प्राकृतिक होता है और मानव निर्मित होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है कि किरण पुंज किसे कहते हैं। बच्चों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किरण पुंज किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बोला जाता है किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ओके माय डियर, बट आपको ये भी जानना चाहिए कि किरण पुंज का ही दूसरा नाम है प्रकाश पुंज। ओके, कहीं से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। बात आता है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अब पहला है आपका अपसारी, समानांतर और अभिसारी। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, समानांतर और अभिसारी। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका जो बनकर तैयार होता है, ये प्रश्न होता है कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। कोई प्रश्न आए या ना आए बच्चों, कसम खा के कह लो और रट जाओ, ये प्रश्न जरूर आएगा। शांति से समझिएगा क्या बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटने का जो प्रक्रिया होता है, उसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो प्रकाश होता है ना, किसी वस्तु से प्रकाश जा रहा है सीधा, मान लीजिए ये दर्पण है। ओके, चलिए हम लोग आपको पूरा अच्छा से समझाते हैं। ये अगर मान लीजिए दर्पण है और इधर पीछे से हम क्या कर दिए हैं, कलई कर दिए। ओके, और ये है हमारा मुख्य अक्ष। ये प्रकाश आया और आया, आकर टकराया, टकरा कर वापस आएगा। तो यही क्रिया है ना। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि अगर मान लीजिए ये दर्पण है और ये दर्पण है, इधर से प्रकाश आया, ये दर्पण के चिकना सतह से टकराएगा और दर्पण के चिकना सतह से टकराएगा, फिर वापस लौटेगा। तो यही जो क्रिया है ना, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया और इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। ठीक है ना। तो इसी क्रिया को, ये जो प्रकाश है आ रहा है और किसी वस्तु से, चिकना पदार्थ से टकरा रहा है, टकरा कर फिर वापस लौट जा रहा है, इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ओके, प्रकाश के परावर्तन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं कि प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होता है। इस नियम को लिख कर बताना है आपको। तो अभी तो आपको बताए हैं कि प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होगा। थोड़ा ध्यान से सुनना है आपको। पहला नियम क्या बोलता है? पहला नियम बोलता है
चलिए हम लोग पहला नियम को देखेंगे और दूसरा नियम को देखेंगे। ये है हमारा अभिलंब, ये है हमारा अभिलंब, ठीक है ना, अभिलंब है। और ये है हमारा परावर्तित किरण, और परावर्तित किरण ये है हमारा परावर्तित किरण, और ये है बच्चों हमारा आपतित किरण, ठीक है ना, ये आपतित किरण है। तो पहला नियम बोलता है कि आपतित किरण, अपरावर्तित किरण, आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक समतल लाइन पे होता है, तीनों एक एक बिंदु पे होता है। तीनों के तीनों कहाँ होता है बच्चों? तो तीनों के तीनों एक एक बिंदु पे होता है, यही बिंदु पे होता है। ये आपतित किरण जो आ रहा है वो, और ये जो टकरा के जा रहा है वो, और ये अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पे होता है। ये दूसरा का नियम बोलता है। नेक्स्ट प्रश्न पे, नेक्स्ट इसका टॉपिक जो बनता है, नेक्स्ट फार्मूला, वो फार्मूला बनता है। और इसमें बोलता है वो फार्मूला कि ये जो कोण होगा ना बच्चों, ये कोण को हम लोग बोलेंगे आपतन कोण, और इस कोण को बोलेंगे परावर्तन कोण। तो आपतन कोण यानी कोण आई, और परावर्तन कोण यानी कोण आर, ये दोनों एक दूसरा के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये नियम है दोनों का। अगला प्रश्न आएगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसका हम लोग जानते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं और किसे कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु पर मिलती हुई या मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ओके, अब बात करेंगे कि प्रतिबिंब होते कितने प्रकार के हैं। तो बच्चों प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, यानी प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। पहला वास्तविक हो जाएगा और दूसरा का काल्पनिक हो जाएगा या आभासी हो जाएगा, काल्पनिक या आभासी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच प्रेजेंट होता है कि गोलीय दर्पण क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों गोलीय दर्पण कहने का मतलब होता है ना कि अगर ये हम लोग ले लें, ये हमारा गोला है, और अगर हम बात करें कि ये गोले में अगर हम इसको बीचों बीच भाग से डिवाइड करें, तो बीचों बीच भाग से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे ना बच्चों, चलिए हम इसको आपको दूसरा कलर में दिखाते हैं। अगर इसको बीचों बीच भाग से हम डिवाइड करेंगे तो ये जो आपका आधा अधूरा भाग बन रहा है ना, ये जो आपका आधा अधूरा भाग बन रहा है, ये आधा अधूरा भाग आपका दर्पण हो जाएगा। ओके, ये आधा अधूरा आपका भाग क्या हो जाएगा बच्चों? दर्पण हो जाएगा। अगर इसे आप बाहर से कलई कर लेते हैं, अगर आप इसे बाहर से कलई कर लेते हैं, एक मिनट आप थोड़ा सा वेट कीजिए, हम आपको पूरे अच्छे तरह से समझाते हैं। अगर आप इसे बाहर से कलई कर लिए तो ये आपका दर्पण हो गया। ओके, और ये दर्पण हो गया। पहले ये था बच्चों गोला का भाग, ओके, ये गोले का भाग हो गया। तो दर्पण उस गोले को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, किसी खोखले गोले का क्या होता है? भाग होता है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है। आपको मिल गया कि दर्पण गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एगो भाग होता है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एगो समतल होता है, एगो अवतल होता है, एगो उत्तल होता है। अगला प्रश्न बोलता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी आपको बहुत आसानी परिभाषा में दिया है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी यहाँ पे आपको दे रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं। बच्चों कभी कभी आपको प्रश्न ये देता है कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं, बट यू हैव डिफरेंट, यहाँ पे केवल आपको फोकस दूरी दिया है, मुख्य फोकस नहीं दिया है बच्चों। तो यहाँ पे जो आपको फोकस दूरी दिया है ना, इस फोकस दूरी से आपका तात्पर्य बनता है कि अगर ये दर्पण है ना, तो ये दर्पण है तो दर्पण के मध्य बिंदु जो होगा इसको आप P बोलोगे, ठीक है ना। और ये दर्पण है, यहाँ पे आपका C है, कौन सी है बच्चों? C अगर है यहाँ पे प्रेजेंट। तो अगर मान लीजिए दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण, देखिए अगर कहीं पे आपके दे दे कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो उस वक्त आपका परिभाषा क्या होना चाहिए? आपको समझा रहे हैं, थोड़ा शांति समझिए। ये दर्पण है, परिभाषा दीजिएगा कि दर्पण के यह है मुख्य अक्ष, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद, या दर्पण से मुख्य अक्ष, ये दर्पण है और दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से गुजरता है ना बच्चों, जिस बिंदु से गुजरता है उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात आया कि मुख्य फोकस का संकेत क्या होता है। तो मुख्य फोकस का संकेत होता है F, और ये जो F है ना, F से लेके P के बीच की दूरी को, F से लेकर P के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं छोटा f। और छोटा f का संकेत क्या होता है? छोटा f का संकेत किसका होता है? तो फोकस दूरी का होता है, ठीक है। और बड़ा f जो है उसका वो संकेत किसका होता है? तो मुख्य फोकस का होता है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न पे बढ़ते हैं।
तो अगला प्रश्न हम लोग को बनता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आप क्या समझते हैं। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आप लोग किसे बोलते हैं, थोड़ा शांति समझिएगा। दर्पण जिस गोला के भाग होता है ना बच्चों, दर्पण जिस गोला के भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं और उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या का संकेत किससे होता है, आर से होता है। वक्रता त्रिज्या का संकेत किससे होता है, आर से होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग का जो वीवीआई प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न की गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर और एफ यानी मुख्य फोकस एफ के बीच संबंध क्या है बताइए। तो आपको बोला जाता है कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी जो होता है ना उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी एफ बराबर आर बट्टा 2 हो जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि अगला प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जो जाती है, यानी प्रकाश की किरण जो होता है एक माध्यम से दूसर का माध्यम में जैसे प्रवेश करता है तो अपन दिशा से भटक जाता है, और जैसे अपन दिशा से भटक जाता है ना बच्चों तो उसी को बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन। चलिए आपको एक छोटा सा परिभाषा द्वारा हम समझाते हैं और ये परिभाषा आपको क्या मिलता है इसको भी थोड़ा आप शांति से समझिएगा। कहा जाता है ना बच्चों कि ये है एक लाइन और ये लाइन है और ये है आपका अभिलंब यानी सीधा। अगर प्रकाश की किरण बच्चों ये सीधा आ रहा है, ये सीधा आ रहा है, ठीक है ना। और जब ये सीधा आएगा तो इसको जाना चाहिए ऐसे सीधे, यानी इसको ऐसे सीधे आना चाहिए, बट ऐसे सीधा नहीं आएगा बच्चों, ये कुछ गलतियां कर जाता है। और वो गलती क्या करता है, इसको जाना चाहिए ऐसे सीधे बट ये अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, भटक जाता है। या तो ये जो अभिलंब है इस अभिलंब से दूर हट गया, या कभी कभी होता कुछ है कि ये अभिलंब के करीब आ जाता है, अभिलंब के क्या हो जाएगा, करीब आ जाएगा। बच्चों इसको जाना चाहिए सीधा मगर ये 2 स्टेप में आता है, एक अभिलंब से दूर होता है, कभी कभी अभिलंब के करीब हो जाता है। तो यही है आपका प्रकाश की अपवर्तन। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित यानी भटक जाता है, जिसे हम लोग प्रकाश के क्या बोलते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम होता है। कितना नियम होता है बच्चों, 2 नियम होता है। पहला नियम थोड़ा शांति समझ लीजिएगा, नियम को समझिए आसानी से ताकि आपको कोई दिक्कत ना होगा। आपको बोलता है कि ये जो है इसको ऐसे आना चाहिए बट ये ऐसे नहीं आएगा, इसको ऐसे मार्ग हो जाएगा या इसका मार्ग ऐसे हो जाएगा। तो पहला बोलता है कि ये आपतित किरण, कौन किरण है बच्चों, ये आपतित किरण, आपतित किरण। और अपवर्तित किरण, अपवर्तित या तो आप इधर हो जाएगा या तो इधर हो जाएगा। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण। और ये अभिलंब जो होता है, ये अभिलंब तीनों के तीनों एक ही बिंदु पे होता है, तीनों के तीनों एक ही बिंदु पे होता है। यही है आपका, तीनों के तीनों एक ही बिंदु पे होता है। और ये कौची होता है, समतल में होता है, समतल में होता है। तो पहले का नियम आपका क्या बनता है कि आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, यानी तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। दूसरा बोला जाता है कि किसी खास रंग के लिए आपतन कोण का जया साइन आई, आपतन कोण का जया होता है साइन आई होता है बच्चों, और अपवर्तन कोण के जगह साइन आर, आपतन कोण के जगह साइन आई और अपवर्तन कोण के जगह साइन आर जो होता है ना किसी खास रंग के लिए इसका जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है। आपतन कोण के जगह साइन आई और अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है बच्चों। इसी नियम को हम लोग स्नेल के नियम भी कहते हैं, स्नेल के नियम। आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा, इस पॉइंट का नाम हम आपको बता दे रहे हैं। ये पॉइंट को बोला जाता है कि स्नेल के नियम बराबर होता है म्यू, और म्यू बराबर होता है साइन आई बट्टा साइन आर। ओके, साइन आई बट्टा साइन आर, ये है म्यू द्वारा हम इसको दर्शाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपको स्पष्ट दे दिया कि स्नेल के नियम किसे कहते हैं। बच्चों स्नेल के नियम से बहुत तात्पर्य है कि आपतन कोण जो होता है साइन आई और अपवर्तन कोण जो होता है साइन आर, ये जो है का इसका अनुपात एक नियतांक होता है, और यही है प्रकाश अपवर्तन के दूसरा नियम। और प्रकाश अपवर्तन के दूसरा नियम को हम लोग स्नेल के नियम भी बोलते हैं, यानी साइन आई बट्टा साइन आर ये एक नियतांक होता है। और नियतांक को नियतांक नहीं बच्चों हम लोग म्यू भी लिखकर इंडिकेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न आपका मिल जाता है कि प्रकाश के अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो निर्वात में प्रकाश की चाल किसी खास माध्यम के लिए उस प्रकाश के चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यानी अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है किसी खास माध्यम के लिए उसके चाल के अनुपात जो हम लेंगे, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल। बच्चों थोड़ा शांति समझना सब,
ना तो बाद में बोलिए कि सर समझ में ही नहीं आया। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगा उसका और किसी खास माध्यम में वो प्रकाश की चाल होगा उसका, और दोनों के अनुपात करेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। और अपवर्तनांक की इक्वल टू आपको फॉर्मूला क्या दिया है कि शून्य में प्रकाश की चाल, यानी शून्य कहने का मतलब हो गया ना बच्चों निर्वात में प्रकाश की चाल। याद रखिएगा किसमें प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिस माध्यम में हमको निकालना है किसी खास रंग का, किसी खास माध्यम का, किसी खास वस्तु का, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका मिल जाता है कि लेंस किसे कहते हैं या लेंस क्या है। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि लेंस किसे कहते हैं तो लेंस ये पारदर्शी होता है, और पारदर्शी वस्तुओं का, पारदर्शी पदार्थ का क्या होता है, टुकड़ा होता है जिसमें ज्यामितीय रूप से घिरा रहता है। यानी लेंस जो होता है ये चिकना सतह एक और रहेगा और कलर वाला सतह एक और होता है, ताकि ये कलर वाला सतह आपको अंदर की तरफ रहता है, ताकि परावर्तक सतह बाहर की तरफ रहे, ताकि आपको किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने में सुविधा हो। लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, और लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, और इसमें नाम जान जाइए कि बाबू की एक का नाम होगा अवतल, दूसरा का नाम होगा उत्तल। पहला का नाम होता है अवतल और दूसरा का नाम होता है उत्तल। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपको मिल जाता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताइए। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर होगा। तो भाई साहब आपको स्पष्ट दे रहा है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर होते हैं। अगर उत्तल लेंस के बारे में बात करें तो यह लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। कौन लेंस बच्चों, तो उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यानी उत्तल लेंस का जो चित्र होता है बच्चों ऐसे होता है, ताकि ये दोनों किनारों पर जो पतला पतला होगा और बीच में मोटा मोटा होगा। ओके, चलिए आगे बोलते हैं कि इसी लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस बोलते हैं। इसी लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। फिर आगे आपका प्रश्न बनता है कि किसी भी वस्तु का वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों रूप से प्रतिबिंब ये आपको उत्तल लेंस ही बना सकता है। यानी किसी भी वस्तु का वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो आपका उत्तल लेंस बनाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो इसमें ही आपको दे रहा है बच्चों, इसमें ही दे रहा है कि उत्तल लेंस का और उपयोग कहाँ कर सकते हैं। तो उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष में किया जाता है, दूरदृष्टि दोष में भी किया जाता है, दूरदृष्टि दोष में भी उपयोग होता है। अब हम लोग जानेंगे अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस के बारे में जानेंगे बच्चों। तो अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो वह यह लेंस के किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। यह जो लेंस होता है अवतल लेंस, यह बीच में पतला होता है और दोनों किनारों पर मोटा होता है। यानी ये जो लेंस होगा ये ऐसे होगा, समझे, ये लेंस ऐसे होगा, बीच में पतला होगा और दोनों किनारों पर क्या होगा बच्चों, मोटा होगा। इससे अपसारी लेंस भी कहते हैं, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। इसी में आपको दे रहा है, इसी प्रश्न में आपको दे रहा है स्पष्ट कि यह किसी भी वस्तु का केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यह किसी भी वस्तु का केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। किसका बच्चों, तो अवतल लेंस का। किसका, अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में भी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न दे रहा है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है बच्चों, आप ही खुद बता दो। तो जिस न्यूनतम दूरी तक मानव नेत्र वस्तु को साफ साफ देख सकता है उसे दर्पण दृष्टि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। जिस न्यूनतम दूरी तक, वो दूरी जहाँ तक ले आँख कम से कम समय में, कम से कम यानी आँख के करीब के वो दूरी जहाँ तक आँख साफ साफ कौन वस्तु के देख लेला ओके बोल जेला स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। अब स्पष्ट आँख स्वस्थ जोन आँख हुई ओकरा खातिर न्यूनतम दूरी कितना बाटे, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना सेंटीमीटर होना चाहिए बच्चों, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या बनता है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो बच्चों जिस अधिकतम दूरी तक मानव नेत्र किसी वस्तु को साफ साफ देख सकता है उसे दर्शन का अधिकतम दूरी कहते हैं। अर्थात यह दूरी अनंत भी हो सकता है। अगर आप मान लेता नहीं कोनो आदमी के टावर पे चढ़ाए कहीं बाबू जहाँ तक लोग तहाँ तक ले तक तो उसको दिखाई देगा और ओकरा के दिखाई दी यानी ओकरा आँख ठीक बाटे। तब जब उसका आँख ठीक है तो वह अनंत तक जहाँ तक किसी वस्तु को शून्य रूप में नहीं दिखाई दे तहाँ तक किसी वस्तु को देख सकता है।
अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न दे रहा है कि दृष्टिपरास किसे कहते हैं। दृष्टिपरास किसे कहते हैं? तो नेत्र की वह दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर एक व्यक्ति यहाँ पे है और ये व्यक्ति यहाँ से लेकर और यहाँ तक के वस्तु को स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के वस्तु को स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो इसी के बीच की दूरी को हम लोग बोलेंगे, इसी के बीच की दूरी को हम लोग बोलेंगे दृष्टिपरास। क्या बोलेंगे बच्चों? दृष्टिपरास बोलेंगे, दृष्टिपरास बोलेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि मानव नेत्र में समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो मानव नेत्र में समंजन क्षमता कहने का मतलब होता है कि मानव नेत्र में समंजन क्षमता कहने का मतलब होता है कि मानव नेत्र जिस गुण के कारण अपनी फोकस दूरी बदलकर मिनट और निकट और दूर कर लेता है। मान लेते नहीं कि यह हमारा आँख है और ये आँख कबो किसी वस्तु को तुरंत नज़दीक कर रहा है, तुरंत कभी दूर कर दे रहा है, नज़दीक और दूर, नज़दीक दूर कर रहा है, तो इसी के बीच की दूरी है, यानी इसको बढ़ाने और घटाने की जो क्षमता है, इसी क्षमता को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। इसी गुण को यानी आँख के ये क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता बोलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का बनता है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दृष्टि दोष किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। तो कभी कभी हम लोग के जो नेत्र होता है, इसमें कभी कभी दूर के वस्तु और निकट के वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं बनता है, स्पष्ट इसका प्रतिबिंब रेटिने पर नहीं बनता है, और ये जो है रेटिना पर प्रतिबिंब बनने की क्षमता का होता है, खो देता है। और खो देता है तो ऐसी कमी में जो आँख में दोष उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? दृष्टि दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा कि कई कारणों से नेत्र में बहुत होता कुछ है कि दूर स्थित और निकट स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, यानी स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने की क्षमता खो देता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं दृष्टि दोष कहते हैं बच्चों। और यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रश्न आपका बनकर तैयार होता है कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। सबको हम अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी प्रश्न में डाउट या दिक्कत ना हो। आपको पहला प्रश्न बन के तैयार होता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है और इसके कारण और निवारण को लिखिए। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण और निवारण को बताना है। तो चलिए, कारण हम जानते हैं और निवारण जानते हैं, उसके बाद साफ सफाई के बारे में जानेंगे कि इसके कैसे क्या होना चाहिए, कैसे इसका इलाज होना चाहिए। तो जो नेत्र दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, जौन आँख दूर के वस्तु के साफ साफ ना दिख पाई, हमारे भाई नज़दीक के वस्तु के साफ साफ देख ली, ओके, बोल जाए निकट दृष्टि दोष। का बोल जाए? निकट दृष्टि दोष। उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है, चलिए आइए हम लोग जानते हैं पूरे विस्तार से। तो निकट दृष्टि दोष होने का मुख्य वजह ये है कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, नेत्र गोलक को लंबा हो जाना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को बढ़ जाना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को बढ़ जाना। अगर एकर निवारण करें, एकर इलाज करे कोई, तो एकर इलाज करे खातिर अवतल लेंस वाला चश्मा लगावे कोई, अवतल लेंस वाला चश्मा लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न बनता है कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके निवारण और क्या बताइए, इसके कारण और निवारण बताइए। तो जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि दूर की वस्तु को साफ साफ दिखता है। तो जब दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दी और नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई ना दी, तो क्या बोले हम कि हमारा दूर दृष्टि दोष भइले बटे, दूर दृष्टि दोष पहली बात थे। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। इसी में आपका प्रश्न ये भी बनता है कि दूरदृष्टि दोष के कारण बताइए। दूरदृष्टि दोष होने का क्या क्या कारण हो सकता है। तो दूरदृष्टि दोष होने के कारण होता कुछ है कि नेत्र गोलक को छोटा हो जाना, नेत्र गोलक अगर छोटा हो जाएगा तभी भी हमको दूरदृष्टि दोष होगा। और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाएगा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी भी कम हो जाएगा, तभी भी हमारा क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। नेत्र लेंस का पतला हो जाएगा, नेत्र लेंस अगर साफ पतला हो जाएगा, नेत्र लेंस अगर साफ पतला हो जाएगा तो यहाँ पे भी हम लोग को दूरदृष्टि दोष हो सकता है। या नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो जैसे बढ़ जाएगा नेत्र लेंस की फोकस दूरी,
जैसे नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई देगा मगर नज़दीक के वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा। बच्चों इस समय हम लोग बोलेंगे इसे दूर दृष्टि दोष हुआ है। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है कि निवारण, इसका इलाज कैसे होता है, तो इस दोष वाले व्यक्ति को उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है, उत्तल लेंस, और जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसको अवतल लेंस का चश्मा लगाना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दे रहा है कि जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। कौन सा रोग बाबू? जरा दृष्टि दोष किसे? उसमें आपका परिभाषा क्या होगा कि जरा दृष्टि दोष कब होता है, तो कभी कभी निकट के वस्तु और साफ के वस्तु, निकट के वस्तु और दूर के वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। कभी कभी हम लोग के नेत्र में ना एक ऐसी दोष उत्पन्न होता है कि निकट के वस्तु और दूर के वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगा कि कौन ओरिजिनल दूरी पर रखा वस्तु दिखाई दे, साफ नज़दीक पर रखा वस्तु दिखाई दे, धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो उस वक्त आप जान सकते हैं कि उसे हम लोग बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। और यह दोष सामान्य अधिक उम्र वाले व्यक्ति में होता है, जकर ज़्यादा उम्र हो जाए ओकरे सबसे ज़्यादा ये सब बीमारी होता है, जरा दृष्टि दोष। अगला है कि मोतियाबिंद किसे कहते हैं। मोतियाबिंद किसे कहते हैं, तो मोतियाबिंद का आप लोग सिंपल परिभाषा जानिए कि मोतियाबिंद कब होता है। तो मोतियाबिंद ना बच्चों बुढ़ापे में होता है, बुढ़ापे में के समय, यानी बुढ़ापे के समय होता कैसे है, तो नेत्र जो आँखिया है वो आँखिया के रंग धुंधला हो जाता है, दुधिया रंग का हो जाता है, और दुधिया रंग का हो जाएगा और उसमें छाली की तरफ पड़ जाता है, यानी करिया करिया दाग के तरह में हो जाता है, जिसके कारण निकट के वस्तु और दूर के वस्तु दिखने में यानी देखने में कठिनाई होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। अपन भाषा में परिभाषा लिखे के हुई तो का लिखबा बाबू, तो अपन भाषा में जब परिभाषा तो के लिखे हुए थे सीधे सीधे लिखिएगा, बढ़ते उम्र के साथ साथ मानव नेत्र में कई सारे दोष उत्पन्न होते हैं जिसके कारण निकट के वस्तु और दूर के वस्तु को स्पष्ट दिखाई नहीं दे पाता है, यानी आँख स्पष्ट नहीं देख पाता है, जिससे हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। और मोतियाबिंद जो है ना बच्चों, मोतियाबिंद, ये मोतियाबिंद का इलाज शल्य चिकित्सा द्वारा भी हो सकता है, शल्य चिकित्सा के द्वारा भी किया जाता है। आँख के जो डॉक्टर होते हैं उसका दवा करते हैं, दवा करके इलाज करेंगे और फिर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और नहीं तो क्या करना पड़ेगा, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं कि किसी भी कण पर पड़कर प्रकाश के एक भी किरण को, किसी भी कण पर जब भी प्रकाश की किरण पड़ेगा तो उसके विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे गिलास रखे हैं और ये गिलास में हम बालू और जल रखे हुए हैं, तो यह इसमें हम पानी डाले हैं और ये इसमें बालू डाले हैं, तो कितना दिन में इसमें पानी और बालू दोनों है, तो इसमें ये कितना दिन में पानी और बालू सूख जाएगा। तो बात आप कहिएगा कि भैया उसको सूखने के लिए सूर्य प्रकाश में रखेंगे, लेकिन जैसे आप में पानी है और पानी में जैसे बालू को डाले हो आप, तो जैसे बालू को डाले हैं और अगर इधर से आप टर्च मारिएगा तो ये जो प्रकाश के कण है ना, मतलब प्रकाश जो है ये बालू के कण से टकराएगा और सब दिशा में धीरे धीरे क्या हो जाए बच्चा लोग इन फैल जाए, और सब दिशा में जब फैल जाए ना तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रकाश के प्रकीर्णन बोलेंगे। याद रखिएगा प्रकाश के क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रकीर्णन बोलते हैं। और प्रकाश के प्रकीर्णन के समय होता कुछ है कि प्रकाश सभी दिशाओं में अलग अलग रूप से क्या हो जाता है, फैल जाता है। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। वो अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, किसी चालक से होकर आवेशधारी कण का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। यानी किसी चालक से होकर, किसी तार से होकर विद्युत धारा यानी आवेश जो होता है ना, आवेश, उस आवेश को प्रवाह करना, आना जाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा के एसआई मात्रक कौन सी होता है बच्चों, एम्पियर होता है। विद्युत धारा के एसआई मात्रक कितना होता है, एम्पियर होता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है कि चालक किसे कहते हैं। तो चालक किसे कहते हैं, चालक का परिभाषा आपको दिखा दिया जाए कि किसी पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है, चालक किसे कहते हैं। मान लीजिए ये तार है ना, ये तार, तो यहाँ पे करंट सप्लाई करेंगे तो ये करंट यहाँ तक पहुँचेगा ना बच्चों, बोलो हाँ या ना। अगर पहुँचेगा तो यहाँ से प्रकाश यहाँ तक पहुँचा तो ये किसी ना किसी माध्यम से गया है, तो किसी न किसी माध्यम से गया, उसी माध्यम को हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में तार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तार बोलते हैं।
तो ये यहाँ पे कहा जाता है कि ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश या विद्युत धारा प्रवाह करता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, चालक कहते हैं। जैसे आपको आ गया चांदी, तांबा, लहंगा, मनुष्य इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न पे हम लोग को जो चलना है, तो यहाँ पे स्पष्ट हम लोग को दिया है कि सूचक से आप क्या समझते हैं और यह किस प्रकार संश्लेषित होता है। तो सूचक से आप क्या समझते हैं, यह किस प्रकार संश्लेषित सूचक का नाम लिखे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। सूचक वह पदार्थ होता है जो हमें किसी दूसरे पदार्थ के अम्लीयता या क्षारीयता की पहचान देता है। यह संश्लेषित सूचक मिथाइल ऑरेंज है। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। सूचक का मतलब होता है कि वह पदार्थ जो अम्ल क्षार लवण की सूचना दे, अम्ल क्षार लवण की का दे, सूचना दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सूचक बोलेंगे। यानी सूचक होता कुछ है कि अम्लीयता के बारे में, क्षारीयता के बारे में पहचान कराता है और सूचना कराता है, इंडिकेट कराता है। चलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दे दिया कि मेथिल ऑरेंज, हल्दी हो गया, समझे, ये सब हमारा किसका उदाहरण है, सूचक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं। तो पीएच स्केल का मतलब क्या होता है। पीएच स्केल का मतलब होता है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल की रिक्वायरमेंट होती है। यानी एक स्केल विकसित किया गया है, बताया गया है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पीएच स्केल बोलते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि तांबे एवं पीतल तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं खाना चाहिए, क्यों। तो पीतल एवं तांबे, दही एवं खट्टे पदार्थ, पीतल के दही एवं खट्टे पदार्थ की प्रकृति अम्लीयता होती है और यह पीतल एवं तांबे से अभिक्रिया कर टॉक्सिन ऑक्सीजन का निर्माण करता है। टॉक्सिन यौगिक का निर्माण किया है। दही एवं खट्टे पदार्थ की जो अम्लीयता होता है ना बच्चा, खट्टा होता है और यह पीतल एवं तांबे के बर्तन से तुरंत अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके टॉक्सिन यौगिक बनाएगा। और टॉक्सिन यौगिक जैसे बनेगा, ये मानव के निर्माण यानी मानव को उपयोग करने के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। टॉक्सिन यौगिक जो होता है बहुत हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, समझे। तो ये क्या होता है, मानव उपयोग के लिए हानिकारक भी होता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, अगर हम इसमें भोजन बनाते हैं, तो अगर इसमें भोजन जल्दी से जल्दी हम लोग बना ले रहे हैं लोग और इसका उपयोग कर रहे हैं, तो इसका कारण है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। तो पितरिया बर्तन में और क्या बोलते हैं, खट्टा रहे वाला बर्तन में या खट्टा खुद आप लोग उसमें मत रखिए, ताकि आप लोग को दिक्कत होगा। अगला प्रश्न दे रहा है 27 नंबर प्रश्न कि पदार्थ है और उसमें बताना उपस्थित अम्ल। तो चलिए पदार्थ है, यानी नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है बच्चों, सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। सेब में होता है मौलिक अम्ल, इमली में होता है टार्ट्रिक, सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, और दही में होता है लैक्टिक अम्ल। दही में होता है लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल होता है बच्चों, लैक्टिक अम्ल होता है। उसके बाद आप कहा जाता है कि टमाटर में कौन सा रंग होता है, तो ऑक्जेलिक रंग होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अमाशय रस में कौन सा होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक होता है। चाय में कौन सा है, टार्ट्रिक होता है। और फिर उसके बाद है विटामिन सी में कौन सा अम्ल होता है, स्ट्रॉबेरी। और बेटा और लाल चींटी में होता है फार्मिक अम्ल। विटामिन सी में होता है स्कारबिक अम्ल और लाल चींटी में होता है फार्मिक अम्ल। ठीक है, अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपका बनकर तैयार होता है, अगला प्रश्न जो आपका बनकर तैयार होता है, और ये प्रश्न आपका है कि बेकिंग पाउडर क्या है। तो बेकिंग पाउडर क्या है बच्चों, तो बेकिंग पाउडर एक खावा सोडा है, जिसे पाक सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा भी कहते हैं। और ये मीठा सोडा टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग सोडा जो होता है टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग सोडा से सोडा पाव रोटी अथवा केक को मुलायम और स्पंजी बनाने के लिए भी उपयोग होता है।
बच्चों बेकिंग सोडा का दो चार नाम है, जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं इसको खावा सोडा, मीठा सोडा, पाक सोडा और बेकिंग पाउडर, ठीक है ना। बेकिंग पाउडर इतना नामों से इसको जाना जाता है। और किसी भी खाने वाला वस्तु जो होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फुलाने के लिए इस बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, और ये प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न आपका जो बनकर तैयार होता है ना बच्चों, कि धोने का जो सोडा होता है धोवन सोडा, ये धोवन सोडा का उपयोग बताइए। तो धोवन सोडा का उपयोग आपको निम्न दिया गया है ना, कपड़ा धोने में, कांच, साबुन और कागज को के उत्पादन में, जल की स्थायी कठोरता और खारापन को दूर करने में भी किसका उपयोग होता है, तो धोवन सोडा का उपयोग होता है। अगला प्रश्न जो आपका बनकर तैयार होता है कि विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं और ये कैसे तैयार होता है, आपको बताना है। तो शुष्क बुझे हुए जो चूना होता है ना, शुष्क बुझा हुआ चूना, और एक फार्मूला है CaOH2। CaOH2 को 40 डिग्री टेम्परेचर पर आप जैसे इसको क्लोरीन के साथ हीट करते हैं, क्लोरीन गैस देकर इसको जैसे हीट करते हैं तो विरंजक चूर्ण बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे आपको दे रहा है CaOH2 और फिर Cl2 और फिर आपको ये जो है आपका शुष्क बुझा हुआ चूना। बच्चों ये जो है शुष्क बुझा हुआ चूना है, और शुष्क बुझा हुआ चूना यहाँ पे रख दिए, और यहाँ पे इसको प्लस दे रहे हैं, और प्लस देकर यहाँ पे दे रहा है क्लोरीन गैस। और जैसे क्लोरीन गैस को हम लोग क्लोरीन गैस के साथ इसको अभिक्रिया कराते हैं, तो अभिक्रिया कराने के दौरान ये बनकर तैयार होता है CaOCl2 प्लस में आपका हो जाएगा H2O। शांति से सुन लीजिए कि जब कभी भी शुष्क बुझा हुआ चूना को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब आपका CaOHCl2 और फिर आपका H2O बनकर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके बीच क्या मिलेगा, इसके लिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हम लोग का अगला प्रश्न जो बनकर तैयार होगा कि अगर कोई आपसे बच्चों पूछ देना कि बताइए ना जो आपका विरंजक चूर्ण होता है, ये विरंजक चूर्ण कैसे बनता है और इसमें कौन सा मिल जाता है, तो ये सफ़ेद होता है। कैसा होता है बाबू, सफ़ेद होता है, और ये क्लोरीन के गंध जैसा निकलता है, क्योंकि ये में क्या डाले हैं बच्चा, क्लोरीन डाले हैं। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि को बताएं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर इस्पात के बर्तन में हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनके तैयार होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 और ये है आपका 120 डिग्री टेम्परेचर, यानी कहीं कहीं पे देता है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान, और कहीं कहीं पे देता है 373 केल्विन तापमान। और जैसे 120 डिग्री टेम्परेचर ताप पर इसको हीट कर रहे हैं, और हीट करने के दौरान CaSO4 × ½ H2O बनकर हमारा फार्मूला का हो जा रहा है, तैयार हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनकर तैयार होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बताएं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का दो उपयोग आपके पास निम्न है कि मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा द्वारा हड्डी को टूटने में भी होता है, जो हड्डी टूट जाता है उसको जोड़ने में भी होता है। तीसरा नंबर हम आपको बता दें बच्चों कि इसका उपयोग POP में होता है, POP में भी होता है, POP में भी होता है, और फिर इसका उपयोग वाल पट्टी करने में भी होता है, इसका उपयोग किसी खिलौने के बनाने में भी उपयोग होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका आ जाता है कि धातु किसे कहते हैं। वह तत्व जो उष्मा और विद्युत का चालन करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धातु कहते हैं। क्या बोलते हैं, धातु कहते हैं। वह तत्व जो उष्मा और विद्युत का चालन करता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, धातु कहते हैं। जैसे लोहा दे दिया, कोबाल्ट दे दिया, निकल दे दिया, इत्यादि कर दिया। ओके, नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग जब चलेंगे तो यहाँ पे आपको स्पष्ट दे रहा है बच्चों, साफ साफ दे रहा है कि अधातु किसे कहते हैं। वह तत्व जो उष्मा और विद्युत का चालन नहीं करता है उसे अधातु कहते हैं। जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, इत्यादि हो गया। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपका क्या होगा, इसको थोड़ा शांति समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट बहुत VVI प्रश्न दे दिया है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर बताएं बच्चों, साबुन और अपमार्जक में अंतर बताएं। इससे तो ज़्यादा कभी इंपोर्टेंट होगा ही प्रश्न नहीं। साबुन वह लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्ल के सोडियम लवण है जो खारे जल के साथ इसकी कार्य क्षमता घट जाती है, अर्थात खारे जल में ये आसानी से झाग नहीं बनाता है। जो साबुन होता है ना बच्चा, कभी भी खारा जल में, नमक वाला जल में, समुद्र के जल में ज़्यादा
झाग ना देता है, ये नॉर्मल होता है, झाग नहीं बनाएगा। लेकिन सरब जो होता है वो झाग बनाता है। चलिए अपमार्जक के भी बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट दे दिया है कि यह उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण है, जो खारे जल में भी इसकी कार्य क्षमता कायम रहती है और खारे जल के साथ ही आसानी से झाग बना लेता है। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो जीवाश्म ईंधन का परिभाषा क्या है? जीवाश्म ईंधन, जीवों से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं और इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी किसके उदाहरण हैं? जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ये प्रश्न है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन तथा कार्बन के संयोग से, यानी हाइड्रोजन हो गए बच्चों और ये कार्बन हो गए, ये दोनों के मिलला पर जौन यौगिक बनला ओकरे के हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी हाइड्रोजन और कार्बन के समूह से जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका जो बनकर तैयार होता है ना बच्चों, ये बनकर तैयार होता है उत्प्रेरक किसे कहते हैं। तो उत्प्रेरक उस पदार्थ को कहते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। उत्प्रेरक उस पदार्थ को कहते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि रासायनिकी अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं। लेकिन रासायनिकी अभिक्रिया की गति को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का जो बनकर तैयार होता है, अगला प्रश्न बनकर तैयार होता है एस्टरीकरण किसे कहते हैं। एस्टरीकरण किसे कहते हैं? तो एल्कोहल के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बनिक अम्लों की क्रिया से एस्टर का निर्माण की विधि को एस्टीकरण कहते हैं। एल्कोहल के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, एल्कोहल के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसकी उपस्थिति में कार्बनिक जो अम्ल होता है उसकी क्रिया करने को एस्टर बनता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टरीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एस्टरीकरण बोलते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न दे रहा है कि इथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे दे रहा है कि एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि दहन करने से कार्बन यौगिक को अब यहाँ पे आपको सफलता से यानी सरलता से ऑक्सीकृत किया जाता है और इसे रासायनिक क्रिया से जैसे ऑक्सीजन हटता है तो ऑक्सीकरण करके यह कार्य को पूर्ण कर लिया जाता है। अगला प्रश्न जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, आपको कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त पूछ सकता है। जैसे ये एग्जाम में भी, जैसे स्कूल में हुआ है एग्जाम, इसमें भी आपको कितना बार पूछ दिया है कि डाबेराइडर के ट्रिक को बताएं। तो डोबरेनर के जो ट्रिक है वो इनके अनुसार से जो तत्व होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम से सजाने के मध्यवर्ती तत्वों के परमाणु द्रव्यमान किनारे वाले दोनों शेष तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत होता है। यानी ये बोले थे ना बच्चों। चलिए आपको विस्तार से समझे बताते हैं। तो विस्तार से बताते हैं। तो मैं आता कुछ है कि अगर ऊपर हमें ये कोनो तत्व लिख देनी, ऊपर कोनो तत्व लिख दिए ना, ऊपर कोनो तत्व लिख दिए, बीच में भी कोनो तत्व लिख दिए, इस तीसरा में भी कोनो तत्व लिख लिए, तो हेकर परमाणु द्रव्यमान और हेकर परमाणु द्रव्यमान, ये दोनों के परमाणु द्रव्यमान के जुड़े नु तो बीच वाला के परमाणु द्रव्यमान निकल जाए। यानी ये दोनों के परमाणु द्रव्यमान जोड़ के दूसरे जैसे डिवाइड करें तो बीच वाला के का निकले? परमाणु द्रव्यमान निकल जाए। ये कौन बताया था? डाबेराइडर बताए थे। और एम बताए थे कौची कौची के बारे में, थोड़ा शांति सुन लीजिए कि अगर लिथियम के परमाणु द्रव्यमान और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान निकाल के या दोनों के जोड़ के दूसरे जैसे भाग रहे हैं तो हमारे सोडियम के परमाणु द्रव्यमान पता चल जाए। चलिए अगला हम लोग बोलते हैं, ये है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम में आपको क्या मिलता है? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम में यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाता है, यदि जो तत्व है उसको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाते हैं, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में जैसे सजाते हैं, तो किसी भी तत्व के प्रारंभ के 8वें तत्व के गुण वाले, यानी कोई भी तत्व होगा उसके 8वां जो तत्व होगा वो 8वां तत्व पहिलका वाला तत्व के समान हो। जैसे सारे गामा पाधानी सा, जो गाना सुने हैं सारे गामा पाधानी सा, सारे गामा पाधानी सा, वैसे ही ये संगीत के 8वें स्वर के समान हो जाता है। यानी जैसे 8वां
पहिलका के बराबर होता है, वैसे ही इसमें क्या हो जाता है कि पहिलकों के बराबर 8वां हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के नियम को बताना है। मेंडलीव आवर्त सारणी के नियम क्या होता है बच्चों? तो मेंडलीव आवर्त नियम के अनुसार आपको बता दें कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, उसके परमाणु द्रव्यमान और आवर्ती फलन होता है। कोई भी होगा, मेंडलीव आवर्तन के नियम के अनुसार होता है कि कोई भी तत्व होगा, ओकर भौतिक हो जाए चाहे ओकर रासायनिक ही हो जाए, उसके परमाणु द्रव्यमान जो होता है ना, उसके आवर्ती फलन के जैसा होता है। जैसे ओकर आवर्त होगा वैसे वो क्या होगा, आंसर बन के तैयार होगा। अगला प्रश्न है कि मेंडलीव के जो सारणी है, आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी की सीमा बताइए या कमी बताइए। तो मेंडलीव आवर्त सारणी के जो आवर्त सारणी की सीमाएं होता है वो निम्नलिखित है। पहले क्या बोलता है कि आवर्त में हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं दिया जाता है, यानी आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं दिया गया है मेंडलीव आवर्त सारणी में। दूसरा का नंबर है कि लिथेनाइट्स और एक्सटेनाइट को आवर्त सारणी में न रखकर अलग नीचे किनारों में रखा गया है, यानी ये है 7वें आवर्त का नाम और ये है 6वें आवर्त का नाम और ये है 7वें आवर्त का नाम, ठीक है ना। इसको नीचे वाले कतार, जब आप आवर्त सारणी देखिएगा ना, तो आवर्त सारणी में आपको जो ऐसे दिखाया जाएगा बच्चों, हम आपको दूसरे कलर में आपको शो करके दिखाते हैं। तो जब आप ऐसे आवर्त सारणी देखोगे ना, तो ऐसे आवर्त सारणी आप देखिएगा, तो इस आवर्त सारणी में यहाँ पे नीचे की तरफ 2 लाइन दिया होगा और ये 2 लाइन में पहिलका का नाम ये है लेथेनाइट्स और दूसरा का नाम है एथ्रेसाइट और नीचे इसको किनारे में रखा गया है। तीसरा नियम आपको बोल रहा है इसमें का कि तीसरा आवर्त सारणी के आवर्त नियम में पूर्णतः पालन नहीं होता है, यानी आवर्त सारणी जो है उसमें आवर्त नियम का पूर्ण पालन नहीं करता है। और फिर चौथा नंबर नियम बोलता है कि एक ही वर्ग में असमान तत्वों वाले, असमान गुण वाले तत्वों को भी रख दिया गया है, यानी एक एक वर्ग में 18 गो वर्ग होता है बच्चा लोग, 18 गो वर्ग होता है, ऐसे 18 गो वर्ग होता है और एक एक वर्ग में अलग अलग गुण वाला तत्वों को भी क्या कर दिया बाटे, वही में कोच दिया बाटे, रख दिया बाटे। चलिए अगला हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है 83 नंबर प्रश्न, 83 नंबर प्रश्न है कि परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, को परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है, 8 है, 7 है, तो बताइए उसका नाम क्या होगा और उसका परमाणु संख्या कितना होगा। तो जब 17 नंबर पे तो उसका नाम क्लोरीन हुई और परमाणु संख्या 17 हुई। अब अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका बनकर तैयार होता है कि आधुनिक आवर्त नियम किसे कहते हैं। आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त में तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के जो गुणधर्म होता है उसकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन के जैसा होता है, आवर्त फलन के जैसा होता है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं।